एज यू सी ऑन अ स्क्रीन टर्मिनोलॉजी फ्री ट्रेड जोन। शॉर्ट में आप लोग को ढंग से पता है कि ये FTZ है। कर्सर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चल रहा है साथ में। फ्री ट्रेड जोन सेक्शन 10A के अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ना है, जो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। 10A के प्रोविजंस डील करते हैं न्यूली इस्टेब्लिश्ड अंडरटेकिंग के लिए। ये इस्टेब्लिश्ड अंडरटेकिंग कहाँ होनी चाहिए? फ्री ट्रेड जोन में होनी चाहिए। इनके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, इनको ध्यान से देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, अगर ये कंडीशंस नहीं सेटिस्फाइड होती हैं तब आप ऐसी कंडीशन के बेनिफिट्स को नहीं ले सकते। इसलिए कंडीशंस पहले आपको समझनी जरूरी होंगी। जो भी मैन्युफैक्चरिंग अंडरटेकिंग स्टैब्लिश्ड हो रही है, अंडरलाइन रेट से भी करता जा रहा हूँ, और जो प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं उसको डिफाइन किया गया है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। ये टाइम पीरियड आपका है 1981। जो भी अंडरटेकिंग आपने स्टार्ट किया है वो 1 अप्रैल 1981 के बाद का हो, या फिर 1994 के बाद का हो। 1994 1 अप्रैल से हो या उसके बाद में हो। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर आपको अपने आंसर में ये ध्यान देना है कि अगर 1981 से बात कर रहे हैं तो देखिए मैंने ब्लू से अंडरलाइन किया है। 81 के केस में आपको अपने आंसर में फ्री ट्रेड जोन मेंशन करना है। जब बल्कि अगर आप 1994 1 अप्रैल से कमेंसिंग दिखाते हैं तब उस समय ये अंडरटेकिंग किसी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में हो सकती है या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के लिए वर्ड यूज किया जा सकता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर 81 की बात हो तो अपने आंसर के लिए आप सिर्फ फ्री ट्रेड जोन लिखेंगे कि 1 अप्रैल 1981 पर स्टार्ट किया, या फिर आफ्टर 1 अप्रैल 1981, तब वो अंडरटेकिंग फ्री ट्रेड जोन में ही होनी चाहिए। और अगर यही डेट आपकी 1994 हो जाता है 1 अप्रैल, तब 2 पॉइंट ध्यान देने हैं। या तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो। देन सी, अगर यही डेट आप लेते हो 1 अप्रैल 2001, मतलब जो भी आपकी अंडरटेकिंग है वो 1 अप्रैल 2001 के बाद स्टार्ट होती है, तब यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए आंसर में देना है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इसी वजह से प्रीवियस क्लास में मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि आप फ्री ट्रेड जोन को सेपरेटली समझ सकें, SPZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन को भी समझ सके। डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन की 1 अप्रैल 2001, और अगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है उस कंडीशन में 1994 या उसके बाद, और अगर FTZ है तब 1 अप्रैल 1981। ये रेड से सर्किल डेट के किए हैं और इनके साथ आगे कहां पर इनको स्टैब्लिश करना है इनको बताया है। ये सिर्फ आपकी कंडीशन 1 ही कंप्लीट होती है। मान लेते हैं कि आप लोगों ने अपना अंडरटेकिंग स्टार्ट किया ए केस है मतलब फ्री ट्रेड जोन में 1 अप्रैल 1981 के बाद स्टार्ट किया गया है। 1 अप्रैल 1981 के बाद फ्री ट्रेड जोन में बिजनेस स्टार्ट कर लिया, कंडीशन ए आपकी सेटिस्फाई हो गई, तो क्या सर हम इस हॉलीडे टैक्सेशन का बेनिफिट्स ले सकते हैं? नहीं, अभी नहीं। कंडीशन 2 को भी आपको समझना होगा। कंडीशन 2 है, इट शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑब्लिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस। इंपॉर्टेंट ये है स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन। ये क्या कहना चाहता है पहले मैं आपको बताता हूं सरल शब्दों में, फिर इस लैंग्वेज को देखते हैं। अंडरटेकिंग आपने जो स्टैब्लिश करी है फ्री ट्रेड जोन में वो न्यू होनी चाहिए। सर न्यू होने का क्या मतलब? क्या पुरानी नहीं चलेगी? पुरानी चलेगी, मगर वो 20% से ज्यादा पुराना पोर्शन नहीं होना चाहिए। समझिएगा इस बात को।
आपकी ओल्ड फैक्ट्री रन कर रही है और आपने अपने बेनिफिट्स के लिए उस ओल्ड फैक्ट्री को फ्री ट्रेड जोन में ट्रांसफर कर दिया, शिफ्टिंग कर दी, इस्टेब्लिश कर दिया, तो बेटा ये काउंटिंग में नहीं आएगा, क्योंकि ये माना जाएगा कि बिजनेस को आपने रिकंस्ट्रक्शन कर दिया है। सर अच्छा, हम अगर ऐसा कर दें कि 50% अपनी ओल्ड फैक्ट्री को ओल्ड प्लेस पे रहने दें और 50% अपनी फैक्ट्री को फ्री ट्रेड जोन में ले आते हैं, तब तो हमें टैक्स हॉलीडेज का बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 10A का? नहीं, तब भी नहीं मिलेगा। उस जगह आपको पूरी बात पहले समझनी होगी। पहला तो पर्पस गवर्नमेंट का यही है कि फ्री ट्रेड जोन में न्यू बिजनेस ही स्टैब्लिश्ड हो। यहां मैं रेक्टिफाई करना चाहूंगा, न्यू बिजनेस नहीं, न्यू अंडरटेकिंग स्टैब्लिश्ड हो। बिजनेस तो आपका ओल्ड ही हो सकता है, प्लस जो उसमें मशीनरी लगी है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो रहा है, वो मशीनरी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू होने चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बात को आपको समझ लेना चाहिए गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है। देखिए, अगर फ्री ट्रेड जोन में कोई मशीनरी स्टैब्लिश करी जाती है तो उससे जीडीपी की ग्रोथ होगी, कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रांग होगा, और बेसिकली कहीं ना कहीं हमारी मिक्स्ड इकॉनमी है और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो इन तरह की फैक्ट्री या अंडरटेकिंग इंडस्ट्रियल एरिया में स्टैब्लिश करे। अब गवर्नमेंट फंड की प्रॉब्लम से या किसी और वजह से इनको स्टैब्लिश उतना प्रॉपरली नहीं कर पा रही है, तब गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है प्राइवेट सेक्टर के तरीके से। सर प्राइवेट सेक्टर कैसे? इस तरह की, मानिए कि आपने फ्री ट्रेड जोन में फैक्ट्री लगाई है, उसमें मशीनरी आप लगा रहे हो, ये फंड जीडीपी को ग्रोथ देगा, कंट्री पे इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करेगा, तो कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट के वर्क को हेल्प कर रहे हो। इस वजह से आपको खुश करने के लिए और कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ऐसे हॉलीडेज टैक्सेस प्रोवाइड करती है। इसके लिए कोई इसमें फायदा गलत ना ले ले, तो गवर्नमेंट ने लिमिट भी रखी है कि 20%, और टर्म यूज किया है स्प्लिटिंग और रिकंस्ट्रक्शन। अब स्प्लिटिंग के लिए भी एक लेवल तक का गिवन है, ये रेड से हाईलाइट किया है। चलती हुई कोई यूनिट आप ट्रांसफर करके ले आए तो 20%, कभी कभी आंसर में बच्चे 1/5 भी लिख देते हैं, ये भी चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मैं सजेस्ट करूंगा कि बेयर एक्ट में भी जो टर्म यूज है वो 20% के लिए है, तो आप लोग 20% को ही यूज करिए। अब एक फैक्ट्री है, उसमें मशीनरी आप लेकर के आ गए, यस सर हम ले आए, अगर ये मशीनरी 100% न्यू है या 90% न्यू है, तो आप टैक्स हॉलीडे के बेनिफिट्स लेने के लिए तैयार हो जाइए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑथराइज हो जाएंगे। प्रॉब्लम कब आएगी? पॉइंट नंबर 1 रीड करता हूं, 20% ऑफ सेकेंड वैल्यू मशीनरी अलाउड where in the case of undertaking or any machinery or plant or any part they are previously used for any purpose। देखो लिखा हुआ है, लाइन कर रहा हूं, previously used for any purpose is the transfer to a new business। मतलब जो ओल्ड आपका बिजनेस चल रहा था उसकी मशीनरी को आप इस अंडरटेकिंग में ट्रांसफर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए, बशर्ते वो 20% को एक्सीड ना करे। अगर 20% तक है तो काम चल जाएगा। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इस बात को। मानिए कि आपका जो एक ओल्ड बिजनेस है वहां पर आपके पास 2 लाख की मशीनरी थी। अब उस प्लेस पर, मानिए कि ये नोएडा का एक प्लेस था, इस नोएडा के एक प्लेस पर आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहे थे, तो इस वजह से आपने अपनी इस फैक्ट्री को मूव कर दिया टैक्स हॉलीडेज बेनिफिट लेने के लिए सेक्शन 10A का। इस बेनिफिट को लेने के लिए इस फैक्ट्री को आपने मूव किया, और मूव करके कहाँ ले आए? फ्री ट्रेड जोन में ले आए। अब यहाँ का जो प्रॉफिट है वो आप चाहते हो कि टोटल बच जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, 20% से ज्यादा नहीं हो। इस जगह पर बेनिफिट लेने के लिए जरूरी हो जाएगा कि फ्री ट्रेड जोन में फिर आप बेटा टोटल 10 लाख की मशीनरी लगाओ, क्योंकि इस 10 लाख में से ये 2 लाख तो तुम्हारा ओल्ड हो गया,
और 8 लाख नया हो गया। अच्छा सर, अगर हम 3 लाख की लगा दें तो क्या हमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा? नहीं, अगर आप 3 लाख लगा दोगे तो बेटा 30% ओल्ड मशीनरी हो जाएगी। ओल्ड मशीनरी 20% से एक्सीड नहीं 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 होनी चाहिए फ्री ट्रेड जोन की। और आपको याद दिला दें कि ये हम बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 1981 के लिए, और पॉइंट नंबर ए हम लोगों ने एफटीपी के लिए लिया था। अब अगर आप जो है सॉफ्टवेयर पार्क की बात करते हो तो बेटा स्टोरी बदल जाएगी क्योंकि डेट बदल जाएगी। इसी तरीके से आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करते हो तो डेट बदल जाएगी, मगर फॉर्मेट शिफ्टिंग का यही रहेगा। आफ्टर देन पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट करने पॉइंट नंबर 2 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमें बताता है कि जब हम फॉरेन से आइटम्स को डील कर रहे हैं, फॉरेन के आइटम का मतलब समझिएगा कि आपकी जो नोएडा में एक फैक्ट्री थी जिसमें 2 लाख की मशीनरी थी, वो तो इंडियन मशीनरी थी। ऐसा भी तो ऑप्शन हो सकता है कि आप फॉरेन से मटेरियल को लेकर के आओ मशीन का, और मशीन को यहाँ पे स्टैब्लिश कर दो। हाँ सर, क्यों नहीं हो सकता है, तुरंत आप कहोगे। तो जब फॉरेन की बात हो रही है तब यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको थोड़ा सा ज्यादा दिया गया है इंपोर्टेड मशीनरी के लिए। तो ये कंडीशन इंपोर्टेड मशीनरी के लिए है। एनी मशीनरी और प्लांट विच वाज यूज आउटसाइड इंडिया, विच वाज यूज्ड मींस ये भी सेकेंड हैंड मशीनरी के लिए ही बात कर रहा है। ऑलरेडी यूज मशीनरी है बाय एनी पर्सन अदर देन द एसएससी shall not be regarded as machinery or plant previously used for the any purpose। क्यों बेटा? मुझे लगता है कि इस बात को जरा थोड़ा ध्यान से देखिए क्या बेनिफिट है। अगर मान लीजिए कि अमेरिका में आपकी कोई फैक्ट्री थी और वहां मशीनरी यूज हो रही थी, उस मशीनरी को आप इंडिया ले करके आते हो 3 लाख का, तो सोचो थोड़ा बात को समझना। अगर 3 लाख की मशीनरी फॉरेन से इंडिया की तरफ आ रही है तो ऑलरेडी इंडियन टेरिटरी में तो वो थी नहीं। इस तरीके से इंटरनेशनल फंड्स का भी मूवमेंट होगा, तो गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलेगा जीडीपी की ग्रोथ रेट को इंक्रीज करने में। यहाँ पर भी गवर्नमेंट ऐसी कंडीशन में बेनिफिट शेयर कर लेती है। किस तरीके से बेनिफिट शेयर करती है? टैक्स हॉलीडे के तरीके से शेयर कर लेती है, मगर इसकी कुछ शर्तें हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है? सच मशीनरी और प्लांट। एक और इंपॉर्टेंट बात याद आ गई बताते बताते, बार बार देखिए प्लांट एंड मशीनरी वर्ड यूज हो रहा है। आप अपने आंसर में फर्नीचर मत लिख दीजिएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 1, सच मशीनरी एंड प्लांट वाज नॉट प्रीवियसली यूज्ड इन इंडिया। बताया अमेरिका, मैंने इसीलिए एग्जाम्पल वर्ड रखा कि आपको याद रहे फॉरेन में यूज हो रहा हो। सेकंड, सच प्लांट और मशीनरी इज इम्पोर्टेड इनटू इंडिया फ्रॉम एनी कंट्री। फॉरेन में हो वो मशीनरी, अमेरिका में प्लांट एंड मशीनरी यूज हो रही हो और वो इंडिया में इंपोर्ट करके लाई गई हो। आफ्टर देन पॉइंट नंबर 3 कंडीशन, नो रिडक्शन। ध्यान से समझेंगे, नो रिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन in respect of such machinery or plant has been allowed or allowable under the provision of the act in computing the total income of any person of any period prior to the date of installation of the machinery or plant by the SSC। क्या सर ये तो रीडिंग मतलब क्या हो गया, इसका आपके दिमाग में आएगा। तो सबसे पहले तो ये आपको बड़ा समझना चाहिए कि डेप्रिसिएशन, हाँ हमको आता है, डेप्रिसिएशन का मतलब हमें पता है। अब बेटा समझिए, अगर आप डेप्रिसिएशन जो है वो ऑलरेडी इसके ऊपर चार्ज करने की बात कर रहे हो कि हमें और डेप्रिसिएशन चाहिए और एज पर एक्ट डेप्रिसिएशन होता है, प्लांट एंड मशीनरी आप यूज कर रहे हो, तो इस मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन की बात नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर अब डेप्रिसिएशन की बात भी क्यों नहीं होनी चाहिए? अब एक मशीनरी पर आप ओवरऑल रिडक्शन भी ले लोगे, साथ में डेप्रिसिएशन भी ले लोगे, दोनों बेनिफिट्स आप एक साथ कैसे यूज कर सकते हो? तो फर्स्ट कंडीशन हम लोगों ने देख ली, 20% से ज्यादा ओल्ड मशीनरी के केस में ट्रांसफर अलाउ करते हो तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेकंड, इंपोर्टेंट गुड्स में ऐसी कोई लिमिट यूज नहीं है। सर 20 से ज्यादा हो सकता है, हाँ बेटा, इसीलिए तो ये यहाँ पर देखिए लिखा है
कि वैल्यू ऑफ द इंपोर्टेड मशीन कैन एक्सीड 20% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ मशीन। इंडिया की है तो 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, फॉरेन की है तो 20% से ज्यादा यूज किया जा सकता है। हाँ दिव्या जी बताएं, समझ में आया इतना कि कहीं कोई प्रॉब्लम? यस सर, आया है। ओके, पलक एंड मजहर आप अपनी प्रॉब्लम बताएं। सर समझ में आ गया। इसको मैं प्रॉपर रिकॉर्डिंग पे डाल रहा हूं, दोबारा चाहेंगे तो आप लोग इसको फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन ओके नंबर सर। 4, सेल कंस्ट्रक्शन शुड बी रिमिटेड टू इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। क्या मतलब है सर इसका? सेल कंस्ट्रक्शन, देखो क्या है कि जो मशीनरी तुम्हारे पास है, सपोज करो कि ये प्लांट एंड मशीनरी तुमने 10 लाख की ले रखी थी और इसके ऊपर तुमने बेनिफिट्स भी ले लिए थे, ठीक। अब बात करते हैं, सेल कंसिडरेशन शुड बी रिमिटेड टू इंडिया इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, ये इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए, फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और within such further period as the competent authority may allow in this behalf। दो बातें हैं खाली 6 मंथ लिख करके ही आगे मत बढ़ जाइएगा। और 6 मंथ के साथ मैं एक बात और बताना चाहूंगा, यहाँ और वर्ड यूज हो रहा है, एंड वर्ड यूज नहीं किया गया है। या तो 6 महीने के अंदर, कब, जो प्रीवियस डेट है उसके 6 महीने के अंदर आपने पैसा इंडिया लेकर के आ जाना है। और सर 6 महीने ज्यादा लग गए तो इसीलिए और वर्ड यूज हो रहा है, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है तो अथॉरिटी इसको अलाउ कर देगी। सर खाली अथॉरिटी लिख दें अलाउ कर रही, काम चलेगा? नहीं चलेगा। इसीलिए यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। हर एक बात को समझिएगा, एडजेक्टिव यूज हो रहा है। अथॉरिटी में कॉम्पिटेंट, जो उस लायक हो, जो योग्य हो, जिसके पास पावर हो आपको रिडक्शन देने की, उनकी बात हो रही है। सर अगर हम ये 4 कंडीशंस कर दें तो हमारे को टैक्स हॉलीडेज मिलेंगे? नहीं, अभी नहीं मिलेंगे, अभी एक कंडीशन और बची है। उसके बाद में 6th इजी है। 5th कंडीशन जैसे लिखा है, रिपोर्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं डायरेक्टली बता देता हूं। अगर जो है 1 अप्रैल 2001 के बाद में बात की जा रही है और आप रिडक्शन चाहते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपने जो फाइल करा हुआ है उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट के साथ में अटैच करोगे। यही वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, असेसमेंट ईयर बिगिनिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2001 अनलेस द एसएससी फर्निशेज इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म 56, फॉर्म नंबर 56 है। आपका आंसर में अगर आप 56 मेंशन कर देते फॉर्म नंबर तो रिच हो जाएगा, क्योंकि बिना 56 के रिपोर्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब ही नहीं है। बच्चों के मन में एक प्रॉब्लम यहाँ पर और आती है कि सर इसमें खाली ये लिखा है 1 अप्रैल 2001, जब बल्कि हम लोगों ने देखा था कि केस ए में इसके पहले की बात करी गई थी। यहाँ पर जो डेट मेंशन है आप उसी के साथ चलिए, और जो प्रीवियस एफटीपी की बात है उसके लिए रिपोर्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बेटा समझो वो तो कवर अप हो ही चुका होगा। कैसे कवर अप होगा उसको भी हम अमाउंट ऑफ रिडक्शन में देख करके समझेंगे। लास्ट कंडीशन हमारे पास 6 है, रिटर्न ऑफ इनकम शुड बी सबमिटेड इन टाइम। रिटर्न का मतलब जो आईटीआर है उसकी बात हो रही है। तो ये टोटल 6 कंडीशंस यहाँ पर आई हैं। इन 6 कंडीशन को हम लोग जल्दी जल्दी से एक बार देख लेते हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? अंडरटेकिंग जो स्टैब्लिश की गई है न्यू होनी चाहिए, एफटीजेड में होनी चाहिए। क्या कंडीशन है? नंबर 1 कंडीशन हमारी किससे रिलेटेड थी? मैन्युफैक्चर हम करें या प्रोडक्शन करें तो उसकी डेट से रिगार्डिंग थी। सेकंड है, उसने बताया था कि स्प्लिटिंग या रिकंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो लिमिट 20% की ध्यान देंगे और उस प्लांट एंड मशीनरी को देखेंगे कि वो इंडियन की है या वो अब्रॉड की है। कंडीशन नंबर 3 जो है अब्रॉड की मैंने आपको बताई दिया। कंडीशन नंबर 4 जो सेल है वो 6 महीने के अंदर रहना चाहिए या फिर कंप्यूटर अथॉरिटी के थ्रू। पॉइंट नंबर जो 5 है कंडीशन का, चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट हो। पॉइंट नंबर 6, ये 6 कंडीशंस टोटल आपको मेंशन करनी पड़ेंगी, गायब इसमें से आप नहीं कर सकते। अच्छा सर, अगर हमने ये सब कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? आपको अमाउंट मिलेगा डिडक्शन के लिए।
उसका जनरल प्रोविजन आप देख रहे हैं ब्लू कलर से। कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए ये एक फॉर्मूला है, क्योंकि जरूरी तो ये नहीं है ना कि जितना भी आइटम आपने प्रोड्यूस किया हो वो सारा का सारा ही आप सेल कर दो। तो जरूरी हो जाता है 10A के लिए टर्म को समझना, एलिजिबल अंडरटेकिंग। सर अंडरटेकिंग तो चल रहा था, एलिजिबल अंडरटेकिंग। एलिजिबल अंडरटेकिंग का मतलब जो हम लोगों ने ऊपर कंडीशंस की बात करी थी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो अंडरटेकिंग एलिजिबल हो गई। और फिर प्रॉफिट का कितना पार्ट हम लोग इसमें से कवर अप करेंगे उसकी बात करी जाती है। अब प्रॉफिट का जो पार्ट है उसके लिए, ठीक, अब एलिजिबल अंडरटेकिंग अगर आप समझ जाते हैं, जो कि पहले कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अब क्या करना है बेटा, जरूरी ये नहीं है कि सारा का सारा ही आप एक्सपोर्ट कर दो। यहां पर देखिए, मान लेते हैं कि आपने 100 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस किया है, 100 करोड़ या 100 लाख कुछ भी हो सकता है, और उसमें से जो एक्सपोर्ट वाली बात हो रही है वो करीब सिर्फ 50%। 50, तो कहीं देखो 50% का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ऐसे ही अगर 40 होता तो 40 कर देते, 30 होता 30 कर देते। तो जो बिजनेस का प्रॉफिट है उसमें उसी के प्रपोर्शन से आपको बेनिफिट मिलेगा। अब बात आती है कि सर वो तो ठीक है, अब ये एक्सपोर्ट टर्नओवर, टर्नओवर को आप इजी भाषा में सेल समझ लो कि सेल कर रहे हो। इसमें क्या चीजें आएंगी, कौन सी वैल्यू आएगी, उसके लिए ये देखिए नीचे एक्सपोर्ट टर्नओवर मेंशन्ड है। मीन द कंसिडरेशन ऑफ द आर्टिकल, जो गुड्स आप बना रहे हो, कोई थिंग्स है या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, रिसीव्ड इन और ब्रॉट इनटू इंडिया बाय द एसएससी इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 3 बट डज नॉट इंक्लूड। क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होंगी, अपने आंसर में उसको मेंशन कर लेना। इनके लिए नई छूट मिलनी है, फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, इंश्योरेंस एट्रीब्यूटेबल टू डिलीवरी ऑफ द आर्टिकल और थिंग्स और कंप्यूटर आउटसाइड। ये किस बात की हमने करी, सेकंड पॉइंट, अमाउंट ऑफ रिडक्शन, जो कि जनरल प्रोविजन सिंपल सा हमारे पास था। अब हम जान गए कि एलिजिबल कंडीशंस क्या थी और हमें उसका रिडक्शन भी मिल गया। तो ये क्या जिंदगी भर सर हमको रिडक्शन मिलता रहेगा, मन में ही बात आएगी, नहीं, इसका एक पीरियड है। अब उस पीरियड पे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी से। ये देखिएगा, एक बात है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है। जो भी रिडक्शन है, जितना भी पोर्शन आपका निकल करके आता है, तो आउट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी डिडक्शन ऑफ 90% ऑफ सच प्रॉफिट एंड गेन आर डिराइव्ड बाय अंडरटेकिंग फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ आर्टिकल्स। जो आर्टिकल्स हैं जिनको आप ले करके जा रहे हो फॉरेन, उनको अलाउ करने की बात करी जाएगी। और कब, ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, कब, 1 अप्रैल 2003 के लिए। कितने सालों के लिए, 10 सालों के लिए। तो 10 सालों तक लगातार पूरा मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट 5 ईयर तो आपको 100% मिलेगा, क्योंकि अब सर ये 100% इतना ज्यादा मिलेगा, बाद में 50% दिख रहा है नीचे, इतना कम क्यों, समझिएगा। गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है स्टार्टिंग में, जब आपकी फैक्ट्री, आपकी अंडरटेकिंग स्टैब्लिश हो रही है, उस समय आप इस पोजीशन पे नहीं हो पाएंगे कि गवर्नमेंट को कुछ टैक्स दे सके। और अगर गवर्नमेंट को टैक्स देना ही है तो फ्री ट्रेड जोन के बाहर भी तो बिजनेस चल रहा था, हमें इसी बेनिफिट को तो लेना था कि हमको टैक्स हॉलीडेज मिले। और इतना ज्यादा अमाउंट जो गवर्नमेंट को टैक्स का जाता था, उस टैक्स के मनी को हम बिजनेस में रिटेन करके एज ए कैपिटल यूज करें। इस वजह से गवर्नमेंट आपको शुरू के 5 साल, मतलब 5 ईयर जो है, वो 100% रिटेन करने के लिए अलाउ कर देती है। जिस ईयर पे आपने स्टैब्लिश किया उसके कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की बात हो रही है। ये नहीं कि अगर पहले साल ले लिया सर, हम सेकेंड में नहीं लेंगे, हम फोर्थ ईयर में लेंगे, फिर हम सेवेंथ में लेंगे, फिर हम एट्थ में लेंगे, हम नाइन्थ में लेंगे। तो ये सीक्वेंस में आपको ध्यान देना है। जैसे ही आपके 5 साल पूरे हो जाते हैं, फिर उसके बाद अगले 2 साल की बात होगी, तो अब कितना चलेगा, 50% चलेगा। मीन्स 5 साल हो गए, तो ये सिक्स्थ और सेवेंथ ईयर की बात हो गई प्रॉफिट का। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 ईयर्स हैं, उसके बाद के 8, 9, 10 ईयर्स, the next 3 consecutive assessment year, so much of the amount not exceeding 50% of the profit as is debited to profit and loss of the previous year in respect of the
डिडक्शन। और यहाँ पर आपको एक रिजर्व अलाउ किया जाता है बनाने के लिए, वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए आप SEZ री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं अपने प्रॉफिट से। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट पे आपको बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट आपका रिजर्व की वजह से डिक्रीज हो जाएगा और आपको कम टैक्सेस देने पड़ेंगे। इतनी बात तो क्लियर है कि 100% शुरू के 5 सालों में आपको टैक्स देना ही नहीं है। 3 पॉइंट हम लोगों ने कवर किए। लास्ट पॉइंट है ये ट्रांसफर अंडर ए स्कीम ऑफ अमलगमेशन और डीमर्जर। पहले थोड़ा सा समझाते हैं इसको ही क्या कह रहा है। पहले तो ट्रांसफर समझो क्या है। यहाँ ट्रांसफर का मतलब है जो बिजनेस आपने स्टैब्लिश किया था उसको 5 ईयर मान लीजिए आपने रन कर लिया। 5 ईयर में 100% जो प्रॉफिट है उस पे आप हॉलीडे टैक्सेशन का बेनिफिट लेते चले आ रहे हैं, बहुत मजे से इंजॉय किया, कोई भी गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया। जैसे ही 5 साल हो गए या 6 साल हो गए आपने क्या किया, उस बिजनेस को कहाँ ले गए, अमलगमेट कर दिया या फिर डीमर्जर कर दिया। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए अमलगमेशन का क्या मतलब है। अमलगमेशन के केस में कंपनी ए थी, कंपनी बी थी, और उसको लेकर के आपने ए बी लिमिटेड कर दिया। ये होता है क्या, अमलगमेशन। और इसी के ही आगे काम किया जाता है डीमर्जर। कुछ समय बाद आपने इसी कंपनी को फिर तोड़ दिया और तोड़ करके आपने मान लीजिए बी लिमिटेड और सी लिमिटेड बना दी। जब दो अलग अलग कंपनियों को लेकर के एक कंपनी आप बना रहे हो, मालिक आप ही हो, ओनर आप ही हो, जब मिल करके भी हो तो कोई दिक्कत नहीं मगर आपने अमलगमेट कर दिया और एक न्यू कंपनी बना दी, ये अमलगमेशन है। सर इससे क्या बेनिफिट है, अरे आपकी ये कंपनी थी मान लीजिए और आपने यहाँ पर 5 ईयर्स तक का एंजॉय किया। 5 ईयर तक का एंजॉय करने के बाद में आपने उठा करके इसको ट्रांसफर कर दिया AB लिमिटेड में। तो शुरू के 5 सालों में तो तुमने कुछ भी उसमें टैक्स गवर्नमेंट को दिया ही नहीं था और अब इसका बिजनेस बदल रहा है। इसी तरीके से अगर आप इसको डीमर्जर कर देते हो, तोड़ देते हो, तब भी ये पर्पस इसका बदल रहा है। तो ऐसी सूरत में क्या होना चाहिए, सिंपल सा है, जो बेनिफिट दिए उनको वापस करो, आगे तुम्हें कुछ मिलना नहीं है। तो ये देखिए, नो रिडक्शन शैल बी एडमिसिबल अंडर दिस सेक्शन टू द amalgamating or demerged company for the previous year in which the amalgamation or demerger take place. After then, B point, the provision of this section shall apply to the amalgamated or resulting company का मतलब जो कंपनी नहीं बन रही है, as if the amalgamating demerger had not taken places। और सबसे आसान भाषा में ये बात करें तो ये कहता है, इन केस ऑफ एन अंडरटेकिंग एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज ट्रांसफर्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड टू अनदर इंडियन कंपनी इन द अमलगमेशन और डीमर्जर। ये 2 पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखने हैं और अगर ऐसा किया तो ये बेनिफिट्स आपको अमलगमेशन के नहीं मिलेंगे। हाँ, फॉरेन कंपनी नहीं, ये एक आपकी इंडियन कंपनी होनी चाहिए।